जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हूँ बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संतोष रवि और आप देख रहे हैं ओल्ड गोल्ड टॉक। तो आज हम एक और नए वीडियो में आपका स्वागत कर रहे हैं और आज हम अपनी जो बात रखने वाले हैं वो हमारी जो भारत की संस्कृति सभ्यता जो कि हम लोग पीछे अपने छोड़ते जा रहे हैं, हम उस पर आज बात करने वाले हैं। हमारी संस्कृति में क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जानकारी में होनी चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए, अपने आने वाली जनरेशन को उसके बारे में अवगत कराना चाहिए। वीडियो को स्किप किए बगैर आप वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो बहुत ही रोचक, बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है और आप जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो मेरा जो वीडियो का उद्देश्य है वीडियो बनाने का वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो बहुत ही रोचक, बहुत ही ज्ञानवर्धक और ख़ास तौर से बच्चों के लिए तो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने बच्चों को ज़रूर दिखाइएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि वीडियो का जो उद्देश्य है, मूल उद्देश्य है, वो पूरा आपके समझ में आए। तो अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत पर जब विदेशी आक्रमणकारियों ने हमला किया उससे पहले भारत जो हमारा देश है वो सोने की चिड़िया कहलाता था। हमारे यहाँ सोने की सिक्कों की करेंसी चलती थी। जैसे कि आज आप देखते हैं 500 के 2000 के नोट फिलहाल बंद हो गए। अभी तक हमारे पास जो करेंसी थी वो कागज़ की करेंसी होती है। लेकिन पूर्व में जब हमारे यहाँ अंग्रेजों के पहले का समय था, राजा महाराजाओं का समय था, तो सोने के सिक्कों की करेंसियाँ चलती थी, तांबे के सिक्कों की करेंसियाँ चलती थीं। और हमारा जो देश है इसको इसीलिए सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन उसके बाद एक एक करके विदेशी आक्रांता भारत आते गए, लूटते गए और लूटा हुआ धन वो अपने विदेश यानी अपने देश को भेजते चले गए। दोस्तों, भारत में आपने ये तो जरूरी सुना होगा कि सोने के मंदिर होते हैं। आज भी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जो ऊपर का जो शिखर है वो पूरा सोने से मढ़ा हुआ है। और अभी जब से कॉरिडोर बना है अब तो सरकार ने या लोगों ने अपने पैसे से मंदिर का जो भीतरी कक्ष है, गर्भगृह है, उसकी दीवारें भी पूरा सोने से मढ़ दी गई हैं। तो दोस्तों, जो पुराने समय में मंदिर होते थे वो पूरे सोने से बने होते थे, उसमें सोने का पूरा वर्क होता था। आपने जरूर सुना होगा कि सोमनाथ पे 17 बार मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया और 17 बार उसको लूटा और लूट के सारा सोना वो विदेश लेके गया। तो ऐसे हमारे देश में बहुत सारे मंदिर होते थे। मंदिर में जो मूर्तियां होती थी वो सोने की होती थी। उनके जो मुकुट वगैरह होते थे, जो मूर्तियों पे जो गहने पहनाए जाते थे, उनमें हीरे और जवाहरात, माणिक, पन्ने जैसे रत्न जड़े होते थे। दोस्तों, यहाँ तक कि जो राजाओं के पास महल होते थे उनके महल भी सोने के होते थे। दोस्तों, फिर एक दौर आया जब विदेशी आक्रांता भारत आए। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, यहीं बस गए। बाद में उन लोगों ने जो हमारी तो पहले धन संपदा लूटी, धन दौलत लूट के विदेश भेजा। उसके बाद जो भारत के पास ज्ञान और वैभव का अकूत भंडार था उस पे उनकी नजर पड़ी। आपको शायद याद होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय, जो कभी पूरी दुनिया का एकमात्र पहला विश्वविद्यालय माना जाता है, उस पर एक मुस्लिम आक्रांता बख्तियार खिलजी, उसने आक्रमण करके वहाँ की पुस्तकें, एक बहुत बड़ा पुस्तकालय हुआ करता था दोस्तों वहाँ पर, और उस पुस्तकालय को उसने आग लगा दी, पूरी इमारत में आग लगा दी। वो किताबें 3 महीने तक जलती रहीं और भारत का जो ज्ञान था वो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं था। अगर किताबों में सीमित होता तो वो अब तक नष्ट हो चुका होता। लेकिन फिर भी दोस्तों, आप कल्पना कीजिए भारत में ऋषि मुनियों का कितना ज्ञान था, कितनी किताबें थीं, कितनी पुराण और वेद थे जिनको नष्ट करने के बाद भी वो 3 महीने तक जलते रहे। क्या आप यकीन करेंगे? दोस्तों, बख्तियार खिलजी ने जो ये काम किया था वो धार्मिक कट्टरता के चलते किया था। आज लोग कह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, हम अपने राम मंदिर की बात कर रहे हैं या हम अपने दूसरे मंदिरों की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो धार्मिक कट्टरता आई है
ये उन्हीं मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमण के बाद जब भारत में जो सनातन धर्म है उसको नष्ट करके उसका ज्ञान, उसकी पुस्तकें, उसका जो सामाजिक ढांचा था, सामाजिक या आर्थिक व्यवस्था थी, उसको नष्ट करके जो एक नया व्यवस्था जो गठित की गई, वो धीरे धीरे उनका प्रयास था कि जो हमारी सनातन, जो हमारी वैदिक परंपराएं हैं वो नष्ट हो जाएं। खैर, वो तो नष्ट होनी नहीं थी और नष्ट नहीं हुई। खैर, अब बात करते हैं इसके बाद अंग्रेज आए। अंग्रेज जब हमारे देश में आए तो अंग्रेजों ने अपने साथ साथ पूरा जो सामाजिक एक व्यवस्था थी उसको चौपट कर दिया। हमारे जो दैनिक क्रियाकलाप थे, जो हमारी शिक्षा थी, जो हमारे धार्मिक अनुष्ठान थे, उसमें उन लोगों ने अपनी विज्ञान और अपनी बातें डाल करके लोगों को भ्रमित कर दिया। खैर, हम आगे बात करें उससे पहले आप एक ये वीडियो देखिए। Guys, I'm very excited today to share about a new concept I recently learned on my Glucose Goddess Pro certificate, concept called grounding or earthing. In 2 studies, grounding or earthing has shown to reduce blood glucose spike by almost 30 to 40%, and number 2, in a study in Poland, it has resulted in reducing inflammation significantly. It is basically using your bare feet to walk on Mother Earth. You can walk on the beach, you can walk on sand, you can walk on green grass, you can walk on anything. 2 exceptions: don't wear shoes while you are walking, number 1, and number 2, you cannot walk on road or any form of cement. As long as it's Mother Nature, bare feet, that's earthing, grounding. How much? Probably about 10 minutes a week is also good enough. But why does this work scientifically? They said that the electromagnetic field in the Mother Earth's surface, when your feet touches, gets passed on into the body, and this has shown to result in reduction of inflammation. So guys, try this. It's beautiful. तो देखा दोस्तों आपने, ये जो वीडियो है इसमें जो सज्जन आपको बता रहे हैं कि धरती पर नंगे पांव चलने से, घास पर नंगे पांव चलने से, रेत पर नंगे पांव चलने से आपको शुगर, जिसे हम लोग प्रमेह, हिंदी में प्रमेह कहा जाता है, संस्कृत शब्दावली में, आयुर्वेद की भाषा में, उस रोग में 30 से 40% का फायदा पहुंचता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन दोस्तों, ये जो रिपोर्ट के आधार पर, जिस रिपोर्ट के आधार पर ये बात कर रहे हैं, वो रिपोर्ट पोलैंड से एक वैज्ञानिक रिपोर्ट जो जारी हुई है उसके आधार पर ये बात कर रहे हैं। और कब कर रहे हैं? आज 2024 में। दोस्तों, क्या आपको पता है, ये जो बात कर रहे हैं, ये पूरा जो पैदल चलने का सिस्टम था, ये हमारे भारत देश में आज का थोड़ी ना है। आपने कई बार सुना होगा, इतिहास में भी पढ़ा होगा, महात्मा गांधी से लेकर के तमाम साधु संत सन्यासी, हमारे आदि शंकराचार्य, जिन्होंने पूरा भारत भ्रमण किया, जो नंगे पांव चल करके कन्याकुमारी से उत्तराखंड में केदारनाथ पर्वत तक गए, कश्मीर तक गए, भारत के चारों कोनों पर उन्होंने मठ और मंदिर स्थापित किए, 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की। तो आप सोचिए, कल्पना करिए, परिकल्पना करिए कि प्राचीन भारत में जो पद यात्रा होती थी वो तो एक दैनिक क्रियाकलाप का हिस्सा थी, और ये हमारे प्राचीन संस्कृति का ही हिस्सा है, जो आज इन्होंने पेटेंट करके और पोलैंड जैसे देश से वैज्ञानिक रिपोर्ट जारी कर रहा है, उसके आधार पर आपको ये जानकारी दे रहे हैं। सोच का विषय है, हम कहां जी रहे हैं। दोस्तों, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने अभी कुछ समय पहले, मैंने एक उनका वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने एक घोषणा की कि सरकार का प्रयास है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो। दोस्तों, क्या आप कल्पना करते हैं, आज से 50 साल पहले जब भारत देश अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त हुआ था, उस समय की मेडिकल सुविधाओं की क्या स्थिति हुआ करती थी? क्या आप सोच सकते हैं? नहीं पता ना। देखिए, उस समय जो हमारे जो पूर्वज हैं वो बताते हैं कि कई कई गांव, यानी 15-15, 20-20, 25-25 किलोमीटर तक कोई भी मेडिकल, यानी जो सर्टिफाइड मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर होता है, वो नहीं होता था। तो दोस्तों, लोगों का इलाज कैसे होता था? सोच का विषय है। दोस्तों, शुगर और बीपी जैसे रोग जो आज हर एक घर में, बल्कि यूं कहें कि हर एक दूसरे व्यक्ति को शुगर से पीड़ित है, कोई बीपी से पीड़ित है, आज से 50 साल पहले इस रोग का नाम तक लोग नहीं जानते थे।
आप यकीन करेंगे इस बात का, लेकिन ये बात पूर्णतया सत्य है। दोस्तों, पहले के समय में लोग पैदल खेत जाते थे, कृषि का पूरा कार्य करते थे, पैदल पद यात्रा करते थे, और ये सारे काम वो नंगे पांव, अक्सर अधिकतर लोग नंगे पांव ही करते थे, और इतनी मेहनत करते थे, मोटा अनाज खाते थे। मोटा अनाज जो आज डॉक्टर, जब आप शुगर का इलाज कराने जाते हैं तो डॉक्टर आपके पर्चे पे लिखता है, डाइट चार्ट बना के आपको देता है कि आपको सुबह से लेके रात में सोने तक आपको ये पूरी दिनचर्या, पूरा खान पान और इन दवाओं के सहारे आपको अपना रोग कंट्रोल करना है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मोटा अनाज क्या होता है? मोटा अनाज जिसमें पहले बाजरा, ज्वार, मक्का, कोदो, सावा जैसे मोटे अनाज होते थे, और लोग बताते हैं कि पहले ये रूटीन डाइट का हिस्सा हुआ करता था। दोस्तों, कैसे उनको शुगर और बीपी होगा? और जो इलाज भी होता था वो आयुर्वेद के अनुसार छोटे वैद्य जो गांव-गांव में होते थे, हर एक गांव में, हर एक मौजे में एक वैद्य होता था, और वही वैद्य उन सारी बीमारियों का इलाज करता था। बहुत ही गंभीर अवस्था होने पर वो तब लोग जाते थे किसी जिला अस्पताल में, किसी बड़े राजकीय अस्पताल में पहुंचते थे और अपना इलाज कराते थे। तो दोस्तों, सोचिए, हमारी भारत की संस्कृति, सभ्यता और आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ विज्ञान कितना उच्च स्तर का हुआ करता था। दोस्तों, फिर आया सन 2020, मार्च 2020 का वो महीना जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं, बच्चे हैं, उनको सदैव ताउम्र याद रहेगा, जब पूरा देश, ना कि पूरा देश बल्कि पूरा विश्व लॉकडाउन का शिकार हुआ और कोरोना नामक महामारी से पीड़ित हुआ। उस समय लोग अपने घरों में दुबक कर, सिमट कर रह गए थे। आप पास्ट में जाइए, भूत में जाइए और सोचिए 2020 या उस लॉकडाउन का पीरियड, चाहे वो 2020 का लॉकडाउन रहा हो या 2021 का लॉकडाउन रहा हो, उस समय पे जो वातावरण की जो सुंदरता थी, जो वातावरण में स्वच्छता थी, जो वायु की स्वच्छता थी, आप कल्पना कीजिए कितना शानदार मौसम, वातावरण हुआ करता था। दोस्तों, सिर्फ एक छोटे से प्रयास से, मात्र एक छोटा सा संकल्प हमको इन बड़ी बीमारियों से निजात दिला सकता है। कैसे? मैं बताता हूँ। अगर हम अपनी दिनचर्या नियत कर लें, सीमित कर लें, जैसे कि 2020 या 21 के लॉकडाउन में हम लोगों ने घर में सिमट गए थे, जो हमारा बाहर का फास्ट फूड था पूर्णतया बंद हो गया था, जो दैनिक क्रियाकलाप होते थे, अब दैनिक क्रियाकलापों में जो हमारे भारतीय सभ्यता और आयुर्वेद और ऋषि मुनियों का मानना है वो ये है कि सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए। सुबह का खाना राजा का, और दोपहर का भोजन महाराजा का, और रात का खाना भिखारी का। ये एक सिद्धांत है जो आयुर्वेद में और ऋषि मुनियों द्वारा बताया गया है। अगर हम अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को पूर्ण करते हुए, जो आज हम फास्ट फूड की तरफ भाग रहे हैं, विदेशी पश्चिमी संस्कृति की तरफ भाग रहे हैं कि दिन भर समोसे खा रहे हैं, 5-5, 10-10 चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, पैटीज़ खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, पैटीज़, बर्गर, पास्ता, पिज्ज़ा जैसे फास्ट फूड खा रहे हैं। दोस्तों, है क्या ये सब? ईस्ट से बने हुए भोज्य पदार्थ हैं, और ये पहले से ही सड़ चुके होते हैं। इससे आपको क्या ताकत मिलेगी? ये तो पेट में जाकर के आपका पेट भी सड़ा देंगे। दोस्तों, मोटे अनाज को हमें अपनी दैनिक जीवन में शामिल करना चाहिए, और बाबा तो कहते हैं करने से होगा। दोस्तों, आओ शुरू करें एक छोटा सा प्रयास और संकल्प करें, सब होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और बच्चों को जरूर दिखाइएगा, क्योंकि बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें थी। और अगर आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मुझे लगेगा मेरा प्रयास सार्थक है, और आगे मैं और प्रयास करूंगा कि इस तरह की नई नई जानकारियां मैं आपके बीच में लेकर के आता रहूं। तब तक के लिए राम राम।